गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, कल कंप्लीट हो गया था हमारा पैराथायराइडिज्म। उसमें जो हाइपोपैराथायराइडिज्म था और हाइपर पैराथायराइडिज्म है। तो आज हमने एडीएच की एक डिज़ीज़ पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच। ठीक है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच। अब इसमें होता क्या है, पहले मैंने एडीएच की सारी वीडियो अपलोड कर दी हुई है, लेकिन एक काम करती हूँ, आपको थोड़ा सा और रिव्यू दे देती हूँ। उसके बाद हम ऐसे आईडी की तरफ जाएंगे। ठीक है, वैसे इसका जो कंप्लीट है वो मैंने फंक्शन वगैरह वो सब आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा या पढ़ना चाहते हैं तो वो वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। अच्छा, एडीएच का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसे कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, और इसको वैसे कहते हैं वेजोप्रेशन। ठीक है, अब होता क्या है कि ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी में फ़र्क ये होता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस से बन के आती है चीज़ और वो वहाँ पे स्टे करती है। पर एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, हाइपोथैलेमस से सिग्नल आएगा, एंटीरियर में सेल्स पड़े होंगे, वो उस चीज़ को बनाएंगे, देन वो बॉडी में जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो एडीएच होता है उसकी जो बेस है वो क्या है, वो हाइपोथैलेमस है। उसकी बेस हाइपोथैलेमस है, लेकिन उसने स्टोर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होना है। अब इसके कौन से न्यूक्लियस का इसमें रोल होता है, उसे कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, जो हमारे हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, एडीएच का क्या होता है, काम वाटर को रीएब्जॉर्ब करना। ठीक है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना, हाइपोवोलेमिया। ठीक है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जब भी ज़्यादा होगी हमारे पास एडीएच को सिग्नल्स जाएंगे, वो बनेगा। हमारे हाइपोथैलेमस में कुछ सिग्नल्स होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, उनको सिग्नल जाएगा और वहाँ से एडीएच बनेगा। तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी, लेट्स सपोज मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या होता है। ये मेरे पास एक ग्लास है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स 50% है, वाटर 50% है। अब क्या हुआ, मैंने 30% वाटर को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। तो जब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और वाटर की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाए तो उस टाइम हमारी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो जब ब्लड में ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हुई है, इट्स मीन उसमें वाटर कम है और इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा हैं। तो जब वाटर कम है और इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा हैं तो एडीएच बनने का सिग्नल जाएगा। एडीएच बनेगा तो वो जाके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में। वहाँ पे एडीएच के रिसेप्टर्स होते हैं, V2 वहाँ पे होता है, ये उस पर वर्क करेगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब कराएगा। और वहाँ पे हमारे पास एक्वापोरिन हमारे पास चैनल्स होते हैं, उसमें से ये V2 इसके साथ अटैच हो जाएगा और ब्लड में वाटर जाके इसकी कंसंट्रेशन A1 हो जाएगी। ठीक है, ये एक ओवरव्यू था। इसका कंप्लीट लेक्चर अवेलेबल है मेरे चैनल पे। ठीक है, आप एंडोक्राइनोलॉजी की प्लेलिस्ट में ही हैं, आप लिखेंगे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन तो वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं SIADH पे। ठीक है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, इस पर हम लोग मूव करते हैं। तो इस पे मूव करने से सबसे पहली बात है कि इसमें जो चीज़ है, इसमें एडीएच एक हाई क्वांटिटी में बनेगा। एडीएच हाई क्वांटिटी में बन रहा है, वाटर जो एक्सेसिव, एडीएच ज़्यादा बन रहा है। जैसे एडीएच ज़्यादा बन रहा है, हमारी जो बॉडी है उसमें एडीएच का क्या काम होता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाना। तो एडीएच ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है तो बॉडी में एक्सेसिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, एक लेवल से बहुत ज़्यादा। तो इसका क्या मतलब है कि बॉडी में फ्लूइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपको पता है जब बॉडी में वाटर की अमाउंट होती है तो वो हमारे हार्ट पे प्रेशर देती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रेशर हमारे हार्ट के चैम्बर्स पे जाएगा। ये बात मैं दोबारा बताती हूँ। SIADH में क्या होता है कि हमारे पास एडीएच एक हाई क्वांटिटी में बनता है, एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्प्शन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी में फ्लूइड बनेगा, वो फ्लूइड हमारे पास प्रेशर देगा हमारे हार्ट को। ठीक है, हार्ट के चैम्बर्स, जब हार्ट के चैम्बर्स पे एक वाटर का एक हाई लेवल पे हमारे पास क्या जाएगा, वाटर जाएगा, तो हमारा चैम्बर क्या करेगा, हमारा हार्ट दो हार्मोन्स बनाएगा जिसे ANP और BNP हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, जब भी हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा होगा,
हार्ट के चैम्बर्स में वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा, हार्ट डायलेट करेंगे तो ANP BNP हार्मोन्स बनेंगे। ये क्या करेंगे कि किडनी से जो हमारी जो वाटर हमारे बॉडी में जो सोडियम होता है, ठीक है, उसको बाहर निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे आउटसाइड। ये BNP किडनी पे जाके वर्क करेंगे और बॉडी से सोडियम को हमारी बॉडी से रिमूव कर देंगे, जिसे नाइट्रियूरेसिस कहते हैं। नाइट्रियूरेसिस का मतलब होता है किडनी से सोडियम को बाहर निकालना। ये यूनरी सोडियम, किडनी को सोडियम से बाहर निकालना, इसका मतलब होता है नाइट्रियूरेसिस। और वो करवाता कौन है? ANP और BNP, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हमारे पास सोडियम हमारी बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है, सोडियम हमारी बॉडी से निकल गया, हमारे पास क्या हुआ कि हमारी जो बॉडी से फ्लूइड है, ठीक है, वो कम हो गया, फ्लूइड कम हो गया बॉडी से, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास एल्डोस्टेरॉन कम हो गया हमारी बॉडी से, ठीक हो गया, और वाटर भी हमारी बॉडी में कम हो गया। तो इसको हम कहते हैं यूवोलीमिया। इसको क्या कहते हैं? यूवोलीमिया। और हाइपोनेक्ट्यूरीमिया क्या होता है? हाइपोनेक्ट्यूरीमिया ये होता है कि हमारी बॉडी में जो हमारे पास बॉडी में सोडियम है उसकी अमाउंट कम हो जाना, उसे हाइपोनेक्ट्यूरीमिया कहते हैं। नेक्ट्यूरीमिया आप कह लें, नेक्ट्यूरीमिया आप कह लें, इट्स अप टू यू। नाइट्रोयूरेसिस क्या होता है कि यूरिन के थ्रू हमारा Na की जो एक्सेसिव चीज़ है उसकी सिक्रीशन करवाना, ठीक है। जब वो सिक्रीट हो जाएगा, आपकी ये बॉडी एक नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी, वाटर कम हो जाएगा, तो ये जो ANP BNP हैं ये अपनी नॉर्मल अमाउंट में आ जाएंगे, ये डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है, जब ये सारा फंक्शन नॉर्मल होगा। यूवोलीमिया क्या होता है हमारे पास? इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में नॉर्मल वाटर रहता है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाटर का स्टेटस आपकी बॉडी में नॉर्मल रहता है, आपको कोई एडिमा नहीं फील होता, आपको कोई स्वेलिंग नहीं फील होती, तो उसे यूवोलीमिया कहते हैं, ठीक है। कि एल्डोस्टेरॉन का लेवल कम हो जाना, सोडियम का लेवल कम हो जाना, वाटर का लेवल कम हो जाना, ठीक है। और सोडियम जब बॉडी से निकल जाता है तो उसके बाद फ्लूइड की अमाउंट कम हो जाना। तो बॉडी में वाटर का जब स्टेटस नॉर्मल होता है या थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी है तो आपको ना कोई स्वेलिंग के सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, और ना ही कोई इडीमा आपकी बॉडी में आपको फील होगा। सही है, इस चीज़ की समझ आ गई यहाँ तक। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी कि हमने क्या पढ़ा है। सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट में क्या होता है? हमारे पास नाइट्रोयूरेसिस होता है, ADH एक बहुत हाई क्वांटिटी में बनता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट पे प्रेशर जाता है, हमारी बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा होता है। उस फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से हमारा हार्ट क्या करता है? हमारा ANP BNP हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन क्या करते हैं? किडनी के थ्रू बॉडी से हमारे सोडियम को रिमूव कर देते हैं। इसे हम कहते हैं नाइट्रोयूरेसिस, ठीक है। इसमें से निकल गया, उसके बाद हमारी बॉडी का जो स्टेटस है वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। हार्ट पे प्रेशर कम पड़ता है तो फिर वाटर बॉडी से सिक्रीट हो जाता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, एल्डोस्टेरॉन जो हमारे पास एल्डोस्टेरॉन्स और ADH वगैरह वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्ट एक नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है और हमारी बॉडी गुड फील करती है, ठीक है, ना स्वेलिंग होती है ना एडिमा रहता है, ठीक है। और हाइपोनेक्ट्यूरीमिया को कहते हैं कि ब्लड में आपके पास जब सोडियम की अमाउंट कम हो जाती है, ओके। और यूवोलीमिक में क्या होता है कि बॉडी का जो स्टेटस है वो नॉर्मल रहता है, ना स्वेलिंग फील होगी आपको और ना ही कोई एडिमा फील होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। और अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे? इसके कॉजेज़ पढ़ रहे थे, बाकी हमने सारी चीज़ें कर ली थी। तो काजेज़ क्या होता है? मैंने पहले आपको लास्ट में भी अभी स्टार्ट करने से पहले लेक्चर ये बताया था कि मसला कहाँ पे होगा? हाइपोथैलेमस में, क्योंकि ये हार्मोन बनी हाइपोथैलेमस से रहा है। तो कोई हेड का ट्रॉमा होगा, CNS हुक का मसला होगा या कोई हेड ट्यूमर होगा तो तब ADH की अमाउंट ज़्यादा बन जाएगी, ठीक है। कोई भी एटोपिक काज होगा लंग कैंसर हो सकता है, स्मॉल सेल कार्सिनोमास हो सकते हैं, जिसकी वजह से ADH की अमाउंट ज़्यादा बनेगी। ड्रग्स हो सकते हैं, उन ड्रग्स में सिलेक्टिव सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर्स आते हैं, ठीक है। ये जब आप लेते हैं तो ये ADH की अमाउंट ज़्यादा कर देते हैं। कार्बामिज़ापाइन होती है, ठीक है, ये भी ADH की अमाउंट को ज़्यादा करती है। फिर साइक्लोफॉस्फेमाइड होती हैं, ये भी क्या करती हैं? ADH की अमाउंट को, वैल्यू को ज़्यादा करती हैं, ठीक है। आपने क्या कर लेना है? आपने ये सारी चीज़ें ये बुक से देख लेनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर शायद स्पेलिंग मिस्टेक भी हो या कुछ इस तरह, तो ये ड्रग्स आपकी बुक पे लिखी हुई हैं, लेकिन ये 3 कॉजेज़ हैं, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट चीज़ है कि यूरिन ऑस्मोलैरिटी इज़ ग्रेटर देन सीरम ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको आगे समझाती हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये
यहाँ पे आ जाए। लेट्स सपोज ये हमारे पास नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब पे आपको पता है ADH के रिसेप्टर होते हैं, जहाँ से वाटर को इसने रीअब्जॉर्ब करना होता है। ठीक है, अब होता क्या है, अब क्या है, लेट्स सपोज सेम एज ये दो ग्लासेस ले लेते हैं। यहाँ पे 50% वाटर, 50% वाटर, 50% इलेक्ट्रोलाइट्स, 30%, 20% वाटर। ठीक है, ये हम यूरिन की बात कर लेते हैं और ये हम सीरम की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें, ये यूरिन की बात है। यूरिन ऑस्मोलैरिटी और ब्लड ऑस्मोलैरिटी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सीरम ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, अब होता क्या है कि आपको मैं एक बात बताती हूँ, जिसमें वाटर ऐड किया जाएगा, ठीक है, जिसमें वाटर ऐड किया जाएगा उसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन जिस चीज़ से वाटर निकाला जाएगा उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे देखते हैं, ये यूरिन। ठीक है, अब इसमें क्या किया, मैंने यूरिन से 20% वाटर निकाल दिया, तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो गई कि मैंने यूरिन में से वाटर निकाल के ब्लड में डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कम हो गई क्योंकि मैंने यूरिन से निकाल के वाटर ब्लड में ऐड किया। ठीक है, लेट्स टेक यहाँ पे ये देखें, ये एक जार बन जाता है, ये दो जार हैं। ठीक है, ये दो जार हैं, ये दो जार हैं। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं यूरिन की और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सीरम की। 50% यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, 50% इलेक्ट्रोलाइट्स, 50% वाटर। अब क्या होगा कि अच्छा, अब यहाँ पे कर देती हूँ मैं 50% इलेक्ट्रोलाइट्स, ये यूरिन की बात है। ठीक है, और 30% वाटर। यहाँ पे भी 50% इलेक्ट्रोलाइट्स और 30% वाटर। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ADH होता है वो क्या करता है, वो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। जब भी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हुई थी, इसने उसको मेंटेन करने के लिए फ़ौरन बन गया था, और ब्लड की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ हुई थी तो उसमें क्या बना था, मैंने आपको ये बताया था कि वाटर हमने कम कर दिया था ब्लड में। ठीक है, तो अगर हमने वाटर को यहाँ से हमने वाटर निकाल दिया 20%, तो हमने एक चीज़ निकाल दी है, तो जो चीज़ आप निकालते हैं किसी भी चीज़ से तो उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे यूरिन की ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज़ हो गई क्योंकि हमने चीज़ निकाल दी है। यूरिन से हमने 20% वाटर निकाल दिया है और वो निकाल के हमने ब्लड में डाल दिया, तो इसका मतलब हुआ यूरिन ऑस्मोलैरिटी इज़ ग्रेटर देन सीरम ऑस्मोलैरिटी। कैसे कि यूरिन से 20% वाटर निकला और सीरम में ऐड हो गया, तो जिसमें जो चीज़ ऐड होगी उसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ होगी, जिससे चीज़ निकलेगी उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ होगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप फिर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है इसकी डायग्नोसिस की। ये देखें, डायग्नोसिस ये मैंने यहाँ पे लिखा भी, अगर आप लेना चाहें। ठीक है, कि जिसमें से वाटर ऐड हो उसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ हो जाती है, लेकिन जिसमें से चीज़ निकालो उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की। तो पेशेंट को जो हाइपोनेट्रीमिया है, मतलब उसको किस चीज़ की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो हमारे सोडियम कम होने की वजह से सिम्टम्स हैं। तो उससे पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी सिम्टम्स फील होंगे। आप जब उसकी CBC करेंगे तो उसमें आपको ADH की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। अब जो इसकी ट्रीटमेंट है ना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इसको बहुत गौर से सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट अगर गलत हो जाए ना तो पेशेंट एट द स्पॉट डेड, ख़त्म। ठीक है, ये बेचारा जो इतना क्यूटो है, ठीक है, ये क्यूटो मर जाएगा या फिर इसको डिजीज़ कुछ आ जाएंगी। ठीक है, अब ये पेशेंट आया है हाइपोनेट्रीमिया के साथ, मतलब ये पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में आया है सोडियम की कमी की वजह से। नॉर्मल जो सोडियम की वैल्यू होती है वो 135 to 145 होती है। ठीक है, ये 135 to 145 हमारे पास नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन अब ये जो पेशेंट आया है इसमें हमारे पास क्या है, सोडियम की इसमें अमाउंट 135 से कम है, तो हमें इसकी अमाउंट को इंक्रीज़ करना है, नॉर्मल करना है। ठीक है, 135 to 145। अब क्या करते हैं कि कोई भी ऐसा पेशेंट आता है, चलो मैं आपको इसको समझाती हूँ क्योंकि मुझे कैमरा भी पकड़ना है। अब क्या होता है
कि जो अगर कोई भी पेशेंट आएगा, ठीक है, जिसको हमारे पास सोडियम की कमी होगी, तो डॉक्टर कभी भी ये गलती नहीं करेगा कि वो पेशेंट आया धड़ाधड़ उसने कहा ब्रो इसको लगाओ सोडियम, इसको जल्दी से आईवी फ्लूइड्स दो और जल्दी से वैल्यू मेंटेन करो। अगर किसी डॉक्टर ने ऐसा किया, एग्रेसिव होके सोडियम का लेवल जिसे रैपिडली इंक्रीज़ करने की कोशिश की, तो पेशेंट की एट द स्पॉट डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो या फिर उसे सेरिब्रल एडिमा हो जाएगा, या उसे सीजर्स आएंगे, या फिर एक नेक्स्ट डिजीज़ है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो एज अ गुड डॉक्टर आपने क्या करना है, आपने करना है कि आपने जो सोडियम की वैल्यू को जो मेंटेन करना है वो पर ओवर के हिसाब से करना है। पर ओवर के हिसाब से कैसे करेंगे, पेशेंट आया, आप देख रहे हैं कि यार उसके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, सोडियम कम हो रहा है, तो यार मैंने ना इसकी वैल्यू ठीक करना है, पर रैपिडली ठीक की तो इसको बड़े बुरे सिम्टम्स आ सकते हैं, इसकी डेथ भी हो सकती है, इसको सेरिब्रल एडिमा हो सकता है, इसको सीजर्स हो सकते हैं, और इसको सेरिब्रल पोंटाइन माइलिनोसिस हो सकता है, ठीक है, मेलिनोलाइसिस सॉरी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, आप उस पेशेंट को पर ओवर के हिसाब से वाटर की सोडियम की वैल्यू मेंटेन करोगे। आप उसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा फ्लूइड दो, आहिस्ता आहिस्ता उसको पर ओवर के हिसाब से थोड़ा थोड़ा फ्लूइड देते रहो। आप उसे थोड़ा थोड़ा फ्लूइड दोगे तो उसकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू नॉर्मल होती जाएगी, ठीक है। और अगर सोडियम ज़्यादा है तो आप उसे फ्लूइड नहीं दोगे, अगर सोडियम कम है तो आप उसकी ना बहुत आहिस्ता कुछ घंटे गुजरने के बाद आप उसका मेंटेन करोगे। ये नहीं कि फ़ौरन ही आया पेशेंट फ़ौरन लगाया उसको आईवी के फ़ौरन मेंटेन हो, ये बहुत हार्मफुल है, ये गलती कभी भी नहीं करनी, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करते हो तो क्या सेरिब्रल एडिमा आता है, सीजर्स आते हैं, और जो हमारे पास एक डिजीज़ है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस। इसमें क्या होता है कि जो CNS की जो माइलिनेशंस होती है ना, 2 न्यूरॉन में जो माइलिनेशन हुई होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, डीमाइलिनेटेड हो जाती है, ठीक है, सोडियम रैपिडली देने की वजह से, ठीक है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, ठीक है। फ़ौरन ऐसी डिजीज़ आ सकती है जब आप सोडियम फ़ौरन आता है, पेशेंट धड़ाधड़ उसे सोडियम की पूरी बॉटल लगा दी, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसकी ट्रीटमेंट में आपने क्या देना है कि पेशेंट को एंटी डाययूरेटिक्स हार्मोन देने हैं, क्योंकि ADH ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ADH ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। तो आपने एंटी डाययूरेटिक एंटागोनिस्ट का मतलब होता है जो चीज़ बन रही है उसको कैंसिल करने के लिए हम मेडिसिन दे रहे हैं। तो उसमें आपके पास कॉन्विपेंटाइन है, तो ये टॉल्वप्टाइन है, ठीक है, और ये आपके पास बुक्स में 3 लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने आपने देख लेनी है कि कौन कौन सी डिजीज़ कौन कौन सी मेडिकेशन है, ठीक है, ये सारी लिखी हुई हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि सोडियम कभी भी एट द स्पॉट उस पेशेंट को नहीं देना, ठीक है। तो ये ADH का जो हमारा था टॉपिक ख़त्म हो गया है, जिसमें आपने यूरिन ऑस्मोलैरिटी और सीरम ऑस्मोलैरिटी का डिफरेंस याद रखना है। आपने ये सोडियम की चीज़ याद रखनी है, सेरिब्रल पोंटाइन ये हमारे पास जो माइलिनोलाइसिस है इसको याद रखना है। और यहाँ से आपने असल में इस डिज़ीज़ की बात थी SIAD की, इसकी सारी चीज़ें याद रखनी है। और इसमें कौन 2 हार्मोन्स बनते हैं, ANP BNP, ये याद रखने हैं। कॉजेज़ याद रखने हैं, नाइट्रोयूरेसिस याद रखना है, यूवोलीमा हाइपोनेट्रीमिया याद रखना है, ठीक है। तो ये ADH की जो डिज़ीज़ है रिलेटेड पैथोलॉजी है, ये कर लेनी है आपने। इंशाल्लाह नेक्स्ट का जो टॉपिक है वो डायबिटीज़ इंसिपिडिस का है, ठीक है, जो कि ADH की वजह से बनता है। जब आपकी बॉडी में ADH नहीं बनता ना, तो आप पेशेंट को डायबिटीज़ इंसिपिडिस का मसला आता है, ठीक है। और अगर नेफ्रॉन में ADH काम नहीं करा तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडिस है, ये भी लास्ट में पढ़ा चुकी हूँ। आई होप आपको समझ आ गई होगी, कुछ नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय।